स्वागत है आप सभी का इस नीट 2020 बायोलॉजी एनालिसिस पार्ट 2 में। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस नीट 2020 सितंबर में आए थे और उनके करेक्ट सॉल्यूशन क्या होंगे बायोलॉजी पार्ट के लिए। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं अगर उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन में डीएनए हेलिकेज दिया गया है, तो बहुत लोग इसको मार्क करके आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो डीएनए हेलिकेज है वो रेप्लिकेशन के टाइम पे काम आता है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे मिस्टेक होने का यही चांस है। और तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज, ना कि डीएनए हेलिकेज, क्योंकि ये रेप्लिकेशन के टाइम पे काम आता है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पूछा गया है फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। तो ये बात सही है। आपने अगर बोर इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें राइट शिफ्टिंग होता है हायर PCO2 के वजह से, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, हमें रॉन्ग पहचानना है। हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एल्वियोलाई में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ना कि हायर। तो ये यहीं पे गलत हो गया, तो हमें इनकरेक्ट पहचानना था, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे भी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, जो है लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात भी सही है, क्योंकि जो एल्वियोलाई का रीजन है वहाँ पे PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। जो कि टिश्यू होते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर होता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज़ मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये बात भी सही है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो हमें पहचानना था इस क्वेश्चन में, वो हो जाएगा ऑप्शन 2। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द सेल कॉम्पोनेंट्स टेक्स प्लेस। तो ये G1 फेज़ में तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन M फेज़ में होता है, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट पहचानना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, यहाँ तक बात सही है। उसके आगे लिखा है ग्रोज बट डज़ नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। ये बात सही है, परफेक्ट है G1 फेज़ के लिए, क्योंकि जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो S फेज़ में होता है, ना कि G1 फेज़ में। और इस स्टेटमेंट में भी वही लिखा गया है कि डज़ नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA बट इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे के भी स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। तो न्यूक्लियर डिवीजन अगर आप देखेंगे तो ये भी कैरियोकाइनेसिस जो कि M फेज़ का पार्ट है उसमें होता है, ना कि G1 फेज़ में। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ये S फेज़ में, जैसे मैंने आपको ऑप्शन 2 में बताया S फेज़ में होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो G1 फेज़ के लिए ऑप्शन 2 यानी हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज़ आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो अगर आप देखेंगे जो इंक्लूजन बॉडी होते हैं उनमें इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। अगर ये लाइजोसोम होते तो शायद ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज़ के लिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इससे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इनकरेक्ट है, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स एक बार देख लेते हैं। दे लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये बात सही है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी बात सही है। साइनोफाइशिन ग्रैनुअल्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैनुअल्स होते हैं, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड स्टेटमेंट में देखा दे लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, यानी दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो हमारा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट पहचानना था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया मैच द फॉलोइंग डिसीज़ विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ए में दिया गया टाइफॉइड, जिसको कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी, यानी ए के आगे होगा 3। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ए के आगे 3 दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आप अगर एक भी मिलाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फिर भी हम बाकी भी चेक करेंगे। न्यूमोनिया कॉज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुशेरिया मलई। और मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। इसमें भी और टाइप हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज़ कम्प्लीटेड। तो अगर आपने PYQ उसको सॉल्व किया होगा और अगर आपको बेसिक आइडिया है फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो आपको पता होगा जो सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन है, यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, वो कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और PYQ में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप बड़े आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बाय विच मेथड was a new breed Hisardale of sheep found by using Bikaneरी eve and Merino ram। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर आपको पता होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से हमने हिसारडेल शीप पंजाब में बनाया था बाय क्रॉसिंग दी मरीनो रैम एंड बीकानेरी ईव। तो ये आप बड़े आसानी से आंसर लगा सकते हैं। ये भी NCERT से लिया हुआ एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड, जिसमें हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी TCA या क्रेब्स साइकिल जिसे हम कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसमें कितने बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस होते हैं। तो आपको पता है कि एक बार GTP सिंथेसिस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार GTP सिंथेसिस होता है जो कि सक्सिनिल कोएंजाइमेसिस सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड बनते हुए जो एक कपलिंग रिएक्शन होता है GTP से ATP फॉर्मेशन का बाय द एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चूज़ द करेक्ट पेयर। पॉलीमरेज फर्स्ट में दिया गया है ब्रेक द DNA इनटू फ्रैगमेंट्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि DNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज जो भी होते हैं वो DNA या RNA के सिंथेसिस करते हैं, ना कि ब्रेक करते हैं। ये तो न्यूक्लियस का काम होता है ब्रेक करना फ्रैगमेंट्स में। जैसे एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हो सकती हैं, या एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन पॉलीमरेज कभी भी ब्रेक नहीं करता। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, हमें करेक्ट पहचानना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। तो आपको एक बार लग सकता है ये सही है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो उसका काम होता है ब्रेक करना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ना कि दोनों को सेपरेट करना। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं DNA के वो जॉइंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, और ये ब्रेक करने का काम RNA पॉलीमरेज का था, जो कुछ देर पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। या फिर आप देखेंगे DNA रेप्लिकेशन के टाइम जो हेलिकेज एंजाइम होता है उसका काम है इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना, ना कि न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का काम है फॉस्फोडाइस्टर यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है DNA में, उसको ब्रेक करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में दिया एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विथ इन द DNA। तो ये विथ इन शब्द से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंड्स पे कट करता है। क्योंकि इसका नाम से अगर आप देखेंगे एक्सो, तो एक्सो यानी एंड्स पे, जो भी एंड होते हैं DNA स्ट्रैंड्स के, वहाँ पे जाके एक्सोन्यूक्लियस काम करता है। तो इसका ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट यानी हमारा करेक्ट होगा एलिमिनेशन से, अभी आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रीड करते हैं। लाइगेज जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल। ये बात सही है, क्योंकि ये क्या करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है दो DNA न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी लाइगेज जॉइंस द 2 DNA मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें हमें पूछा गया द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेज में प्लाज्मोडियम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्ट होता है, यानी हमारे अंदर एंटर करता है। तो आपको पता होगा कि जो स्पोरोजॉइट होते हैं, जो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर्ड होते हैं, उसमें जाके वो स्पोरोजॉइट में डेवलप होते हैं, और स्पोरोजॉइट ही है जो हमारे ब्लड के अंदर एंटर होता है बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी स्पोरोजॉइट। सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन,
और ये मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा। तो अगर आपको ये नीट 2020 बायोलॉजी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।